मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। आप सभी को भारत एजुकेशन सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सदिश को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, यानी सदिशों का निरूपण। ओके, तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं सदिशों का वर्गीकरण, यानी सदिशों के टाइप्स। ओके, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा गया है कि सदिश के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट को कहा गया ध्रुवीय सदिश और सेकेंड पार्ट को कहा गया अअक्षीय सदिश। यानी सदिश का 2 प्रकार है। फर्स्ट प्रकार ध्रुवीय सदिश और दूसरा है अक्षीय सदिश। ओके, तो हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पहला ध्रुवीय सदिश, जिसको हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर्स। क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर्स। कहा गया स्टूडेंट देखिए कि वे सदिश जिनकी दिशा कर्ण की दिशा में होती है, यानी कि वे सदिश जिनकी दिशा कर्ण की गति की दिशा में हो, तो वैसे सदिश को हम लोग ध्रुवीय सदिश कहते हैं। कहने का क्या मतलब है इसमें? देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये कर्ण है, जैसे कि एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए हमारे पास एक कर्ण है, से एक कर्ण यहाँ पे है, और इस कर्ण का जो गति है, इसका जो गति है, गति की दिशा इसी लाइन में है, गति की दिशा इसी लाइन में, यहाँ से उठ के इसको यहाँ आना है। ये इसकी गति की दिशा है, गति की दिशा, गति की दिशा। मान लीजिए यदि हम लोग विस्थापन की बात करें तो विस्थापन ए से, विस्थापन कहाँ पे होगा? से बी पे, तो ये कहलाएगा हमारा एरो विस्थापन। इसको हम लोग x के द्वारा दिखाएंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक ऐसी राशि है, एक ऐसा सदिश है जिसकी दिशा जो है वो गति की दिशा में है, यानी कर्ण की गति की दिशा में हो गया। तो इसलिए ऐसी राशि को हम लोग कहेंगे ध्रुवीय सदिश, यानी पोलर वेक्टर। ध्यान से देखिए, एरो में दिखाया गया है एक निश्चित यानी प्रारंभिक बिंदु है और ये हमारा विस्थापन है। तो इसके उदाहरण हो सकते हैं स्टूडेंट्स, उदाहरण बहुत सारे उदाहरण आपको लिखा गया है। उदाहरण हो गया सबसे पहले विस्थापन, वेग, बल आदि। नेक्स्ट क्या कहा गया इसमें? देखिए कि इन सदिश राशियों का संबंध रेखीय गति से होता है, यानी ये जितने भी सदिश राशि है ये सारे सदिश रेखीय गति से संबंधित होता है। यानी एक सीधी रेखा में जब वस्तु की गति हो तो ऐसे गति को हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय गति। तो जब भी वस्तु का गति अगर एक सरल रेखा पथ पे हो तो ऐसे गति को हम लोग कहेंगे रेखीय गति, अर्थात जिनका प्रारंभ एक निश्चित क्रिया बिंदु से होता है। जिनका प्रारंभ जो होगा वो एक निश्चित क्रिया बिंदु से होता है। यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं एक डेफिनेशन आ गया है हमारा रेखीय गति। रेखीय गति जब वस्तु का गति एक सरल रेखीय पथ पर हो, जब भी वस्तु का गति एक सरल रेखीय पथ पे हो तो वस्तु के ऐसे गति को रेखीय गति कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें? देखिए नेक्स्ट है हमारा अक्षीय सदिश। नेक्स्ट क्या है इसमें? देखिए अक्षीय सदिश यानी एक्सियल वेक्टर। क्या कहा गया इसमें? देखिए एक्सियल वेक्टर्स, वे सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है अक्षीय सदिश कहलाती है। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये रहा एक ऐसा सदिश है, ये इसका घूर्णन अक्ष रहा, ये इस घूर्णन अक्ष का एक्सिस रहा। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कैसे घूम रहा है, तो वस्तु घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा।
एंटी क्लॉक वाइज। अब ये स्टूडेंट देखिए ध्यान से, अपने राइट हैंड के अगर चारों फिंगर्स को अगर घूर्णन अक्ष पे अगर घुमाते हो तो अंगूठा किधर चला जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स ऊपर की ओर, तो ये कहलाएगा अक्षीय सदिश। तो अक्षीय सदिश में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो सदिश की जो दिशा होती है, सदिश की दिशा, सदिश की दिशा, सदिश के दिशा वो अक्ष की ओर होता है। किसकी ओर होता है? अक्ष की ओर, अक्ष की ओर होता है। इधर होगा स्टूडेंट, देखिए अक्ष की ओर होता है। इसके कुछ उदाहरण है, देखिए कौन कौन से उदाहरण है। तो उदाहरण आपके सामने है, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग इत्यादि। इन सदिश राशियों की दिशा दक्षिणावर्त पेच नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि इन सदिश राशियों की दिशा दक्षिणावर्त पेच नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। दक्षिणावर्त पेच नियम द्वारा, दक्षिणावर्त पेच नियम द्वारा, दक्षिणावर्त पेच नियम द्वारा होता है क्या इसमें, देखिए इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसमें करता है क्या है इसमें, देखिए राइट हैंड के, राइट हैंड के चारों उंगलियों को यानी फिंगर्स को, फिंगर्स को घूर्णन दिशा में घुमाने पर अंगूठा यानी थंब की दिशा थंब की दिशा अक्षीय सदिश की दिशा होती है। अक्षीय सदिश की दिशा होती है। अक्षीय सदिश की दिशा होती है। ओके, बिल्कुल सिंपल बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा सदिशों का मापांक। सदिशों का मापांक यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ क्या चीज है इसमें, देखिए वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, अगर ये हमारा सदिश है, ये क्या है इसमें, देखिए सदिश का निरूपण है, ये सदिश का निरूपण है, ये एक सदिश सदिश है। और ये रहा स्टूडेंट्स ए या ए मॉड, ए मॉड, ये क्या है इसमें, देखिए सदिश का मापांक है, सदिश का मापांक, मापांक क्या है स्टूडेंट्स, सदिश का परिमाण कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश का परिमाण। ओके, सदिश का परिमाण। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा गया कि किसी सदिश ए के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धन संख्या यानी पॉजिटिव संख्या को हम लोग सदिश का मापांक कहते हैं। इसे ए या मॉड ए द्वारा दर्शाया जाता है या व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार सदिश ए का परिमाण दिशा सहित निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। यानी कोई भी सदिश है तो उसके परिमाण और दिशा को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से, देखिए तो इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यानी एक सदिश के पास एक परिमाण भी हो गया और साथ साथ क्या हो गया इसमें, देखिए दिशा। तो हम लोग चाहें तो सदिश को यानी जो सदिश ए है
इसको परिमाण यानी मापांक द्वारा और साथ ही साथ जब दिशा की बात चलेगा तो हम लोग ए कैप या एन कैप के द्वारा दर्शाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सुन देखिए, यहाँ एन कैप सदिश ए की दिशा को व्यक्त करता है। द्विविमीय सदिश को व्यक्त करने के लिए निम्न प्रकार से दिशाओं का निर्धारण किया जाता है, जहां सभी दिशाएं मूल बिंदु के सापेक्ष निर्देशित की गई है। तो यहाँ पे एक बात क्या देखने को मिला है, इसमें देखिए, द्विविमीय सदिश, द्विविमीय सदिश जिनकी दिशा दो अक्षों से निर्धारित होता है, इसको हम लोग द्विविमीय सदिश या इसी को चाहे तो हम लोग टू डायमेंशनल वेक्टर कहेंगे, टू डायमेंशनल वेक्टर कहेंगे। ओके, अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फोटो में क्या दिखाया गया है, आप ध्यान से देखिए, ये दिशा हमेशा पूर्व की दिशा होगा और ये क्या होगा, इसमें देखिए पश्चिम। इसके ऊपर जाओगे तो ये उत्तर और ये क्या होगा, इसमें देखिए दक्षिण। ये बिल्कुल दो बराबर बराबर हिस्सों में भाग हुआ है, यानी 45-45 डिग्री पे। कितने पे, इसमें देखिए 45 डिग्री और ये कितना है, 45 डिग्री। तो इस दिशा को हम लोग कहेंगे उत्तर पूर्व। देखिए ये रहा उत्तर, ये रहा पूर्व, इसलिए इसका नाम हो गया उत्तर पूर्व। इसका नाम क्या हो गया, इसमें देखिए उत्तर और पश्चिम की ओर है, इसलिए इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिम दिशा। इसका नाम क्या होगा, इसमें देखिए, इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। इसका क्या नाम होगा, इसमें देखिए पूर्व दक्षिण दिशा, पूर्व दक्षिण दिशा, पूर्व दक्षिण दिशा। ओके, अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात और हम लोग लिख सकते हैं, दिशा की बात चल रही है तो मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिखाया गया, ये तो आपको पूर्व हो गया, ये आपको पश्चिम हो गया, ये आपको उत्तर और ये आपका दक्षिण। ओके, अब ध्यान से देखिए, एक वेक्टर हम लोग कुछ इस प्रकार से लेते हैं, जो कि यहां से स्टूडेंट्स कितना एंगल बनाया, देखिए एरो देखिए, पूरब से उत्तर की ओर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यानी क्या बोला गया इसमें, देखिए पूरब से उत्तर की ओर 30 डिग्री पर, पूरब से उत्तर की ओर 30 डिग्री पर। इसी को लिखने का तरीका क्या है, इसमें देखिए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री क्या लिखोगे इसमें, देखिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी 30 डिग्री उत्तर से, यानी कि पूरब से किसकी ओर, पूरब से उत्तर की ओर, पूरब से उत्तर की ओर। ओके, नेक्स्ट है इसमें देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास सदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यानी सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू वेक्टर्स। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे तुल्य सदिश, या इसी को हम लोग कहते हैं समतुल्य सदिश। इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इक्विवेलेंट वेक्टर्स। क्या कहेंगे इसमें, देखिए इक्विवेलेंट वेक्टर्स। तो क्या कहा गया इसके बारे में, देखिए इसके बारे में कहा गया है कि जब दो सदिशों के परिमाण व दिशा समान हो, यानी वैसे दो सदिश जिनका परिमाण व दिशा बिल्कुल समान हो जाए, यानी परिमाण भी बराबर हो जाए और साथ ही साथ दिशा बराबर हो जाए, तब वे परस्पर तुल्य सदिश कहलाते हैं। यहाँ पे क्या देखा गया है, यहाँ फोटो में सदिश ए व सदिश बी वो तुल्य सदिश है। आप ध्यान से देख सकते हो कैसे, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इन दो सदिश के
परिमाण व दिशा दोनों के दोनों क्या है, देखिए बराबर है। परिमाण व दिशा दोनों बराबर है, इसलिए ऐसे सदिश को कहा गया है तुल्य सदिश। क्या कहा गया है, देखिए तुल्य सदिश कहा गया है, यानी परिमाण व दिशा दोनों क्या है, बराबर है। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है असमान सदिश। असमान सदिश यानी अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स क्या कहा गया है, देखिए अनइक्वल वेक्टर्स के बारे में, जब दो सदिशों के परिमाण तो समान हो परंतु दिशा भिन्न हो तो वे सदिश क्या कहलाएंगे, असमान सदिश कहलाएंगे। मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि दो सदिश जिनकी परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। ध्यान से देखिए फोटो में कैसे दिखाएंगे, परिमाण तो हो गया समान और दिशा क्या हो गया, विपरीत। परिमाण हो गया समान और दिशा क्या हो गया, इसमें देखिए विपरीत, दिशा हो गया भिन्न। तो ये सदिश कहलाएंगे कैसे सदिश, असमान सदिश। पहली स्थिति बना। दूसरी स्थिति क्या है, सुन देखिए कि जब दो सदिशों के परिमाण अलग अलग हो और दिशा क्या हो, सुन देखिए समान हो। यानी परिमाण तो अलग अलग हो और दिशा क्या हो, समान हो। तो देखिए हम लोग कैसे दर्शा रहे हैं, परिमाण हो गया समान, परिमाण है अलग अलग और दिशा क्या है, समान। परिमाण को अलग अलग दिखा लेते हैं, परिमाण अलग, एक रहा ये और एक रहा ये। परिमाण अलग है लेकिन दिशा क्या है, एक है। तो ये भी स्थिति होता है असमान सदिश के। अब तीसरी स्थिति क्या बनता है, तीसरी स्थिति बनता है कि जब दो सदिश के परिमाण व दिशा दोनों के दोनों क्या हो, भिन्न हो। यानी परिमाण भी अलग हो जाए और दिशा भी क्या हो जाए, इसमें देखिए अलग हो जाए। तो देखिए कैसे दर्शा रहे हैं इसको, परिमाण भी अलग और दिशा भी अलग। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, यानी परिमाण भी अलग हो गया और दिशा भी अलग हो गया। तो हमारे पास कुल कितने स्थिति बन गए, इसमें देखिए तीन स्थिति। पहला परिमाण बराबर दिशा विपरीत, दूसरा बना परिमाण अलग अलग दिशा समान है, और तीसरी स्थिति बना कि जब आपका परिमाण अलग अलग हो और दिशा में क्या हो, अलग अलग हो। यहाँ पे दर्शाया गया है, यहाँ पे दिशा भिन्न है, यहाँ पे दर्शाया गया है यहाँ परिमाण भिन्न है, और यहाँ पे बताया गया है कि दिशा और परिमाण दोनों भिन्न है। तो इन स्थिति में हम लोग कहते हैं कि ये जो दोनों वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों कहलाते हैं असमान सदिश। क्या कहलाते हैं, असमान सदिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है हमारे पास विपरीत, या इसी को कहा गया दूसरे शब्दों में ऋणात्मक सदिश। तो एक है विपरीत अथवा ऋणात्मक सदिश। अब विपरीत और ऋणात्मक सदिश को कैसे दर्शा सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में नेगेटिव वेक्टर्स। क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब दो सदिशों के परिमाण समान हो परंतु दिशा क्या हो, विपरीत हो, तब वे परस्पर विपरीत सदिश कहलाते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि सदिश ए और सदिश बी ये दो विपरीत सदिश है, और विपरीत सदिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि वेक्टर ए इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। जब भी हम लोग विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश की बात करेंगे, नेगेटिव वेक्टर्स की बात करेंगे, तो दोनों सदिश का परिमाण तो बराबर हो जाएंगे बट इनकी दिशा क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, विपरीत हो जाएगी। जैसा कि आपको फोटो में दिखाया गया है, देखिए कि परिमाण तो बराबर हो गए बट दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास एकांक सदिश। क्या नाम है इसमें, देखिए एकांक सदिश। इसी का एक और नाम होता है, इसे इकाई सदिश कहते हैं, और अंग्रेजी नाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर्स। क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर्स। तो बिल्कुल इसका डेफिनेशन से आप क्लियर रहे। डेफिनेशन कहता है कि वह सदिश जिसका परिमाण कितना हो जाए, एकांक यानी एक हो, दिशा दिए गए सदिश के समांतर हो। दिशा क्या हो, दिए गए सदिश के समांतर हो, तो ऐसे सदिश को हम लोग कहते हैं एकांक सदिश। आप इसको बिल्कुल पिक्चर के फॉर्म में बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। देखिए ध्यान से हम लोग दर्शाते हैं, ये रहा वेक्टर ए, देखिए बिल्कुल आसानी से देखिए ये रहा वेक्टर ए, हम लोगों ने इसका नाम रखा वेक्टर ए। अब ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक के हम लोग इसके परिमाण को मान लिया कि इसका परिमाण कितना है, एक। तो जो वेक्टर यहाँ पे बनेगा उसको हम लोग कहेंगे एकांक सदिश,
और इसे डिनोट किया जाएगा किससे, देखिए स्टूडेंट्स, ए कैप के द्वारा। किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा, ए कैप। तो ए कैप क्या है, तो ए कैप है हमारे पास एकांक सदिश जिसका परिमाण तो एक हो गया, लेकिन इसकी दिशा जो होगा वो दिए गए सदिश के ही क्या होता है, समांतर होता है। ओके, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है कि मान लेते हैं कि कोई सदिश r का परिमाण कितना है, r। तो एकांक सदिश r कैप होता है, r कैप होता है किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम एकांक सदिश प्राप्त करना चाहते हैं किसी सदिश का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि उस सदिश को उसके परिमाप से क्या करना होगा, भाग करना होगा। जैसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r वेक्टर जो हो जाएगा वो परिमाप r और उसकी दिशा के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें a कैप, तो a कैप लिखने का तरीका हो गया वेक्टर a अपॉन उसका परिमाप यानी मापांक। परिमाप यानी क्या चीज स्टूडेंट, देखिए मापांक। ओके, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट है कि इस प्रकार किसी सदिश को उसके गुणनफल व एकांक सदिश के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी आप कोई भी सदिश को अगर आप व्यक्त करना चाहते हो तो आप उसका परिमाप लीजिए और उसका एकांक सदिश लीजिए, दोनों के गुणनफल के साथ आप लिख दें। ओके, अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश यानी x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को i कैप से लिखा गया है, y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को किससे लिखा गया है, इसमें देखिए j कैप से, और z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है, k कैप होता है। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, i कैप, j कैप और k कैप जो हो गया ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है। i कैप x दिशा की ओर, किसकी ओर देखिए, i कैप x दिशा की ओर, j कैप y दिशा की ओर और k कैप किधर है स्टूडेंट, देखिए k दिशा की ओर। तो i कैप, j कैप और k कैप ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर्स यानी एकांक सदिश, एकांक सदिश x अक्ष की ओर, अक्ष की ओर ये एकांक सदिश y अक्ष की ओर और ये हो गया स्टूडेंट्स एकांक सदिश z अक्ष की ओर, एकांक सदिश z अक्ष की ओर। आप ध्यान से एक बात देख सकते हो, इन सब का परिमाण जो होगा कितने के बराबर होगा इसमें देख बताइए, तो एकांक सदिश है तो इन सब का परिमाण किसके बराबर हो गया, एक के बराबर हो गया। कितने के बराबर हो गया, एक के बराबर हो गया। ओके, नेक्स्ट पेज क्या है इसमें देखिए, नेक्स्ट है कि निम्न चित्र में विभिन्न दिशाओं के एकांक सदिश को व्यक्त किया गया है जो सदिश में परिमाण का भाग देकर व्यक्त की गई है। ओके, जैसे x कैप x दिशा में i कैप के द्वारा, माइनस x की ओर यानी w की ओर यानी कि वेस्ट की ओर माइनस i से, साउथ की ओर माइनस j से, नॉर्थ की ओर प्लस j से। जो स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट है उसमें क्या किया गया है, देखो स्टूडेंट्स i कैप प्लस j कैप अपॉन रूट 2। इसे कैसे लिखा गया, देखिए यहाँ पे i माइनस है, j प्लस है, अपॉन में कितना रूट 2। यहाँ पे i भी माइनस j भी माइनस और इसमें भाग किया गया है रूट 2 से। यहाँ पे i कैप प्लस है, j कैप माइनस है और अपॉन में कितना है देखिए रूट 2, अपॉन में कितना रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स
जब दो या दो से अधिक सदिश एक रेखा के समांतर अथवा परस्पर विपरीत हो, यानी एक रेखा के समांतर हो जाए या परस्पर विपरीत हो, तो ऐसे सदिश को हम लोग संरेखीय सदिश कहते हैं। चित्र में दो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में संरेखीय सदिश दर्शाए गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा गया कि ये रेखा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? रेखा। कि जब दो या दो से अधिक सदिश किसी रेखा के समांतर हो या परस्पर विपरीत हो, तो ऐसे सदिश को हम लोग क्या कहते हैं? संरेखीय सदिश कहते हैं। ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे दिशा क्या है? समान है, और यहाँ पे दिशा क्या है? विपरीत है। तो जब भी दो सदिश एक दूसरे के समान हो दिशा में या एक दूसरे के विपरीत हो दिशा में, तो ऐसे सदिश को हम लोग कहते हैं संरेखीय सदिश, यानी कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास शून्य सदिश, जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स जीरो वेक्टर्स, या इसे ही कहा जाता है नल वेक्टर्स। ओके, नल वेक्टर्स। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा गया इसके अंदर। इसे कहा गया है कि इस सदिश का परिमाण कितना होता है। देखिए ध्यान से, तो परिमाण शून्य होता है, यानी कि वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, तो ऐसे सदिश को हम लोग शून्य सदिश कहेंगे, और इसे ओ पर तीर लगा करके दर्शाया जाता है, यानी ओ के ऊपर क्या लगा करके? तीर लगा करके। इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, यानी दिशा डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या होता है? समान होता है, अर्थात इसकी दिशा स्वच्छ होती है। शून्य सदिश किसी सदिश का शून्य से गुणा करने पर प्राप्त होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, यदि आप वेक्टर ए को शून्य से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें कौन सा सदिश मिलेगा? शून्य सदिश मिलेगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट लिखा गया था कि शून्य सदिश में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होता है? देखिए एक होता है। जैसे यहाँ से कोई वस्तु यहाँ से चल करके स्टार्ट किया और चलते हुए इसी बिंदु पे आ गया, इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होता है? एक होता है। प्रारंभिक बिंदु बराबर अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बराबर अंतिम बिंदु। तो इसका परिमाण हमेशा कितना बनेगा? इसमें देखिए शून्य बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर इसका विस्थापन निकालना चाहे तो इसके विस्थापन का आंसर कितना होगा? इसमें बताइए 0, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, और इस स्थिति में क्या हो रहा है? देखिए इसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बराबर हो गया, इसलिए विस्थापन का मान कितना हो गया? इसमें बताइए 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शून्य सदिश किसी सदिश में उसका ऋणात्मक सदिश जोड़ने पे भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी शून्य सदिश अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप किसी भी सदिश में केवल 0 से गुणा कर प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप शून्य सदिश निकालना चाहते हैं तो आप सदिश को उसके ऋणात्मक सदिश से जोड़ कर भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है कि अगर एक वेक्टर ए है, यानी सदिश ए है, और उसको हम लोग ऋणात्मक सदिश से अगर आप जोड़ देते हो तो हमें कौन सा सदिश मिल जाता है? शून्य सदिश मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि शून्य सदिश के कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं? कुछ गुण होते हैं। कौन कौन से गुण है? देखें, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कि किसी भी सदिश में शून्य सदिश जोड़ने या घटाने से, यानी अगर हमारे पास कोई शून्य सदिश है, अगर आप इसमें या तो जोड़ते हो या आप इसके अंदर क्या करते हो? घटाते हो, तो सदिश हमेशा क्या होगा? देखिए अपरिवर्तित, यानी सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि देखिए वेक्टर ए में अगर आप शून्य को जोड़ते हो तो वेक्टर ए ही रह गया, यदि वेक्टर ए के अंदर आप शून्य को माइनस करते हो तब भी क्या रह गया? वेक्टर ए ही रह गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड पॉइंट कि शून्य सदिश का परिमाण, शून्य सदिश का परिमाण कितना होता है? इसमें देखिए शून्य होता है, और इसकी दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जैसे ओ वेक्टर का परिमाण तो शून्य हो गया और इसकी दिशा अपरिभाषित है। दिशा क्या है? अपरिभाषित। नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। नेक्स्ट गुण क्या है? इसमें देखें कि किसी संख्या को
शून्य सदिश से यानी शून्य से किसी संख्या को शून्य सदिश से गुना करने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। यानी मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है, अगर आप उसको शून्य सदिश से यदि क्या कर दो, गुना कर दो, तो हमें कौन सा सदिश मिलेगा, शून्य सदिश मिलेगा। कोई संख्या मान लेते हैं n है, आपने इसको गुना कर दिया एक शून्य सदिश से, तो हमें शून्य सदिश प्राप्त हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ विशेष गुण है। कुछ विशेष क्या है, देखिए फर्स्ट, शून्य सदिश मूल बिंदु की स्थिति सदिश को व्यक्त करता है। यानी शून्य सदिश क्या करता है, देखिए शून्य सदिश जो है वो एक मूल बिंदु की स्थिति सदिश को व्यक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ध्यान से हम लोग पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं। तो एक सबसे पहले ये रहा एक्स कैप, एक्स एक्सिस, और ये रहा वाई एक्सिस। एक एक्स अक्ष और दूसरा क्या है, वाई एक्स। ये एक्स अक्ष, ये वाई एक्स, ये रहा मूल बिंदु। तो मूल बिंदु करता है क्या है, देखिए मूल बिंदु जो है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0, जिसका निर्देशांक 0,0 है, वो कहीं ना कहीं शून्य सदिश को दर्शाता है। ओके, तो शून्य सदिश जो है वो मूल बिंदु की स्थिति सदिश को दर्शाता है। ओके, स्थिति सदिश को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं, स्थिति सदिश को अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी कण की किसी समय अंतराल में स्थिर अवस्था के लिए यह विस्थापन सदिश को व्यक्त करता है। यानी किसी कण की किसी समय अंतराल में स्थिर अवस्था के लिए यह विस्थापन सदिश को व्यक्त करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य सदिश के कुछ उदाहरण। स्थिर कण का वेग शून्य सदिश होता है। यानी कोई भी अगर कण अगर स्थिर है तो उसका जो वेग होगा, यानी कोई कण अगर वो स्थिर है, जैसे कि देखिए ये कण अगर स्थिर है तो इसका स्थिर सदिश का जो मान होगा यानी वेग जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसमें देखिए शून्य हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहा गया, समान वेग से गतिशील कण का त्वरण सदिश शून्य सदिश होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दो कण है, एक कण का वेग v1 एंड दूसरे कण का वेग कितना है, देखिए v2। और हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों कण का वेग क्या है, अगर बराबर है, दोनों कण का वेग क्या है, बराबर है, तो इसका त्वरण सदिश का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, इसमें देखिए त्वरण सदिश का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। त्वरण सदिश का मान कितना हो जाएगा, शून्य सदिश हो जाएगा, जो कि शून्य सदिश के उदाहरण हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके अंदर सबसे पहला आता है मुख्य सदिश। क्या है, देखिए मुख्य सदिश जिसको हम लोग कहते हैं फ्री वेक्टर्स। क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर्स मुख्य सदिश। वह सदिश जिसकी स्थिति अथवा क्रिया रेखा महत्वपूर्ण नहीं होती है। यानी कि वे सदिश जिनकी स्थिति और क्रिया रेखा ये किस रेखा की ओर गतिमान है, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं हो, महत्वपूर्ण नहीं हो, अर्थात इसके समांतर विस्थापित करने पर सदिश अपरिवर्तित रहता है। यानी यदि आप सदिश को समांतर रूप से कहीं भी अगर शिफ्ट करा दो, विस्थापित करा दो, तो इसमें अपरिवर्तन रहे, क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, तो ऐसे सदिश को हम लोग कहेंगे मुख्य सदिश। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक समतल लेते हैं, जैसे कि देखिए एक समतल ले लिया एक्स अक्ष और दूसरा ले लिया क्या, वाई अक्ष। देखिए एक समतल लिया हम लोगों ने एक्स और दूसरा क्या लिया, वाई। ये एक्स और ये दूसरा वाई है। मान लीजिए हमारे पास ये सदिश है, देखिए ये सदिश है। यदि आप इस सदिश को आप समांतर रूप से शिफ्ट कर दो, समांतर रूप से आप शिफ्ट कर दो, परिमाण में कोई बदलाव नहीं, दिशा में भी कोई बदलाव नहीं, तो सदिश का मान अभी भी क्या रहेगा, सेम। यानी सदिश में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी आप सदिश को समांतर रूप से कहीं पे भी आप क्या कर सकते हो, विस्थापित कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। ऐसे सदिश को हम लोग कहेंगे फ्री वेक्टर्स यानी मुक्त सदिश। यानी मुक्त सदिश क्या कहेंगे, मुक्त सदिश या फ्री वेक्टर्स। वह सदिश जिनकी स्थिति अथवा क्रिया रेखा महत्वपूर्ण नहीं होती है, इनको समांतर
विस्थापित करने पर सदिश में कोई परिवर्तन न हो। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्थानगत सदिश, जिसको हम लोग कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। स्थानगत सदिश यानी लोकलाइज्ड वेक्टर, यानी इसमें क्या कहा गया है देखिए, इसमें कहा गया है कि वह सदिश जिनकी स्थिति अथवा क्रिया रेखा महत्वपूर्ण हो, अर्थात इनको विस्थापित नहीं किया जा सकता है, ऐसे सदिश को हम लोग कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर, यानी कि स्थानगत सदिश। यानी सदिश दो प्रकार के हो गए, एक जिसमें स्थिति और क्रिया रेखा महत्वपूर्ण नहीं होती है, इसको आप समांतर रूप से कहीं पे भी व्यवस्थित कर सकते हो, स्थापित कर सकते हो, तो ऐसे सदिश को हम लोग कहेंगे मुक्त सदिश यानी फ्री वेक्टर्स। नेक्स्ट क्या है, दूसरा है स्थानगत सदिश। लोकलाइज्ड वेक्टर यानी वह सदिश जिसमें स्थिति और क्रिया रेखा महत्वपूर्ण होती है, जिसको आप विस्थापित नहीं कर सकते हो, ऐसे सदिश को हम लोग कहेंगे स्थानगत सदिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास समतलीय सदिश, जिसको हम लोग कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। देखिए फ्रेंड्स, कोप्लेनर वेक्टर में क्या कहा गया है, जो सदिश एक ही तल में स्थित हो, यानी मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे सदिश हैं और वो सारे सदिश एक ही तल में यानी एक ही तल में है, तो ऐसे सदिश को हम लोग कहेंगे समतलीय सदिश। और समतलीय सदिश को हम लोग कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर, यानी कागज के एक तल में खींचे गए, यानी अगर आप एक पेपर पे अगर सारे सदिश को आप ड्रॉ कर पाते हो, खींच पाते हो, तो ऐसे सदिश को हम लोग कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स यानी समतलीय सदिश। ओके, मान लेते हैं ये जो सारे वेक्टर्स है, वेक्टर्स ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये सब के सब एक ही तल से एक्स वाई अक्ष में दर्शाए गए हैं। एक्स वाई समतल के अंदर है, एक्स वाई समतल में है, समतल यानी या एक्स वाई प्लेन आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी सदिश को इसके अपने समांतर विस्थापित करने पर सदिश क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। यानी आप किसी सदिश को अगर आप समांतर रूप से कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, तो सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे सदिश ए है, हमने इसको यहाँ से उठाया और उठा करके यहाँ पे लेके आ गए, तो सदिश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि सदिश जो है वो समांतर रूप से यहाँ से उठा और यहाँ पहुंच गया। अब इसी सदिश को आप यहाँ से उठाओ और ऊपर की ओर समांतर रूप से लेके चले जाओ, यानी दिशा और परिणाम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सदिश है, सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी, इनकी दिशा और परिणाम बिल्कुल समान है, इसलिए ऐसे सदिश में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट कि किसी सदिश को 2 पाई यानी 360 के पूर्ण गुणांक के अतिरिक्त किसी अन्य कोण पर घुमाने से सदिश क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी आप देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास ये सदिश है, देखिए ध्यान से, ये सदिश है, अगर आप इस सदिश को घुमाते हो, आप इस सदिश को आप घुमाओ और घुमा करके क्या करो, देखिए यहाँ पे इसको घुमाओ और घुमाते हैं हम लोग कितना पे, देखिए इसको घुमाते हैं कुछ अलग एंगल पे, तो आप यहाँ से घुमाओगे तो ये सदिश यहाँ से उठेगा और यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये सदिश अब क्या हो गया कि परिवर्तन हो गया। सदिश का क्या हो गया, परिवर्तन। अगर ये वेक्टर ए है तो अब ये सदिश वेक्टर ए नहीं होगा, यानी ये सदिश अब वेक्टर ए नहीं होगा, सदिश ए अब ये वेक्टर ए नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका दिशा क्या हो गया, बदल गया। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स, यदि इस सदिश को हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे पकड़ करके कितना डिग्री घुमा दिए, 360 डिग्री, तो सदिश जहां था बिल्कुल वही पहुंच गया, यानी सदिश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप किसी सदिश को 2 पाई, कितने पाई, 2 पाई या 360 के पूर्ण गुणांक के अतिरिक्त अगर आप इसको अन्य कोण पर क्या करते हो, घुमाते हो, तो सदिश का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ओके,
आई कैप, जे कैप, के कैप इन सब का परिमाण 1 के बराबर होता है, इसको हम लोग एकांक सदिश कहते हैं। 7वां पॉइंट क्या है, इसमें देखिए, दो समान और विपरीत सदिश को जोड़ने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, कि हमारे पास सदिश ए और विपरीत सदिश यानी -a, अगर आप इसको जोड़ते हो तो हमें शून्य सदिश की प्राप्ति होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए 8वां पॉइंट है कि एकांक सदिश क्या है, देखिए एकांक सदिश की कोई बीमा नहीं होती है, यानी एकांक सदिश के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ओके, न ही कोई मात्रक होती है, यानी एकांक सदिश के पास न तो कोई बीमा होती है और न ही कोई मात्रक होती है। इनका प्रयोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एकांक सदिश का प्रयोग मात्र दिशा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, देखिए जब भी किसी भी सदिश का यदि हमें उसका दिशा निकालना हो तो हम लोग उसका एकांक सदिश निकालेंगे, और एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन उसका मापांक, उसका क्या है देखिए, मापांक। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, आई कैप, जे कैप, के कैप एक दूसरे के लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री पे होती है। नेक्स्ट क्या है देखिए, अल्पकोणीय विस्थापन, जैसे कि छोटा सा कोण में विस्थापन करो, यानी d(θ1), एक क्या होता है इसमें देखिए, सदिश यानी अक्षीय सदिश होता है, परंतु कोणीय विस्थापन का परिमाण अधिक होने के कारण सदिश नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। यह योग के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अगर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि विस्थापन को अधिक परिमाण वाला ले ले, यानी कोणीय विस्थापन को अधिक परिमाण वाला ले ले, तो ये क्या होता है कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसी कारण जो अधिक परिमाण वाले कोणीय विस्थापन होते हैं वो सदिश नहीं होते हैं, जबकि अल्प कोणीय विस्थापन जो होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं इसमें बताइए, वे सबके सब सदिश होते हैं। क्या होते हैं, सदिश होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब इसके नोट्स जरूर मेंटेन कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप इसे टाइम टू टाइम रिवाइज करें। वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।